यार कैसे थैंक यू बोलूं तुम्हें, इतना कौन करता है किसी अजनबी के लिए। आई मीन आई एम ओवरवेल्म्ड। नो नीड फॉर एनी फॉर्मेलिटी, मैं बस तुम्हें लूंगी तुमसे। गायत्री वहां से चली गई। साजिद भी अपने रूम में पहुंचा और आराम से सो गया। बापू श्री के मथुरा आश्रम में शाम को 7 बजे भजन अपने पूरे जोर शोरों से बज रहा था। मीरा तो 5 बजे से ही कीर्तन में लगी हुई थी, पर अंदर ही अंदर वो 7 बजने का इंतजार कर रही थी। वहाँ जितने भी सिंगर्स थे सबको 2 घंटे बाद 15 मिनट का एक ब्रेक मिलता था। इनमें सिर्फ मीरा थी जो हर 2 घंटे बाद कपड़े चेंज करने चली जाती थी। वो 7:15 बजे चेंजिंग रूम में पहुंची तो हैरान रह गई। आपने ये कैसे किया? अरे यू आर लुकिंग अमेजिंग। मनु सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो मीरा की ब्लू साड़ी पहने था। ब्लाउज उसने बड़ी मुश्किल से बांधा था क्योंकि मीरा और उसके चेस्ट साइज में बहुत ज्यादा अंतर था। उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे। वॉशरूम में उसे एक कैंची मिल गई थी जिससे मनु ने खुद को ऑलमोस्ट क्लीन शेव कर लिया था। आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक भी लग चुकी थी। मनु ने आवाज बदलने की कोशिश की। अब बस एक विग और मिल जाए तो मजा आ जाए। विग तो मेरे पास नहीं है, पर आप घूंघट कर लो, थोड़ा सा कर लो तो पता नहीं चलेगा। और रुको, मैं आपके फाउंडेशन लगा देती हूँ, तब स्किन कलर भी इवन हो जाएगा। आओ इधर। अगले 15 मिनट तक मीरा मनु का मेकअप करती रही। अब मनु इतना लड़की तो लग रहा था कि एक नजर में पहचान में नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ क्या लगाया? मीरा मनु की चेस्ट की तरफ इशारा कर रही थी। कहाँ क्या हटाया? अरे हटाया नहीं, लगाया। ये कैसे किया? मनु हंसने लगा। मीरा ने प्यार से एक पंच मार दिया। शैतानी मत करो, बताओ ना। क्या बताऊं, ये चोली के पीछे क्या है? अच्छा रहने दो, मुझे क्या करना, मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया है। रुको रुको, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। मेरे जाने के बाद ये लोग कहीं तुम्हें। नहीं नहीं, कल शाम को तो आप ही डाउट है कि मैंने ही गौरव और तुम्हें भगाया, बट उन्होंने मुझे कुछ कहा क्या? मैं ऐसी चोरी छुपे नहीं जाऊंगी, मैं बापू श्री का आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। तुम जाओ, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। मनु ने मीरा को कस के गले लगा लिया। मीरा ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वो भी आंख बंद करके मनु के गले लग गई। मनु सबके सामने मटकता हुआ गैरेज खाली थी और उसकी कार बिल्कुल लास्ट पे खड़ी थी। मनु ने जैसे ही रेस बढ़ाई उसके पैर में जोर से दर्द हुआ और वो फिर भी ड्राइव करता हुआ कार आश्रम से बाहर ले आया। आश्रम के गेट से निकलते ही उसकी कार घनश्याम को टक्कर मारने ही वाली थी कि उसने ब्रेक्स लगाए। शाम 7:30 बजे मनु आश्रम से बाहर निकला ही था कि उसके ठीक सामने घनश्याम आ गया। घनश्याम की आंखें बता रही थी कि उसने मनु को पहचान लिया था। वाओ, योर ब्यूटी, कम आउट ऑफ द कार, बाहर निकल। मनु ने बाहर निकलने के बजाय गाड़ी रिवर्स में डाली और फिर से आश्रम के अंदर घुसने लगा। डोंट रन। आश्रम के गेट पर खड़ा गार्ड इतनी तेजी से रिवर्स कार आती देख चौंक गया। इससे पहले कि मनु अंदर घुसता उसने झट से कार लेफ्ट काटी। सेम टाइम पर आश्रम से एक व्हाइट बोलेरो निकली। उसके पीछे बापू श्री लिखा था और उनका कैरिकेचर बना हुआ था। ओह फक, अब ये कहां से आ गया? देखते ही देखते बोलेरो ने मनु की वैगनआर को पीछे से ठोक दिया। मनु ने फिर भी हार नहीं मानी और कार आगे बढ़ानी शुरू की। इससे पहले कि वो रॉन्ग साइड कार चला था, उसके सामने से एक और व्हाइट बोलेरो पागल सांड की तरह उसको कुचलने के लिए आ गई।
मनु अब रिवर्स भी नहीं कर सकता था। उसने दांत से दांत खींच लिए और स्पीड तेज कर दी। बुलेरो और वैगन आर के बीच कोई मुकाबला नहीं था। फिर मनु के पीछे भी एक बुलेरो आ रही थी। दोनों मिलकर उसका सैंडविच बना सकती थी, पर मनु के पास अब डरने का टाइम नहीं था। ये भसड़ तो उसे खत्म करनी ही थी। वैगन आर और बुलेरो के बीच टक्कर होने ही वाली थी। मनु ने आंखें बंद कर ली और कार अचानक टर्न कर दी। मनु ने आंखें खोली, वो बिल्कुल ठीक था। उसको 2 मिनट ये समझने में लग गया कि उसके सामने वाली बुलेरो को एक पुलिस जीप ने ठोक दिया था। उसके पीछे वाली बुलेरो पुलिस जीप देखकर अचानक रुक गई थी। पुलिस जीप रिवर्स हुई तो सामने वाली बुलेरो की हालत पता चली। वो पूरी तरह पिचक चुकी थी। मनु मुस्कुराया। ऐसा ही राकेश जीप को रिवर्स करके मेन रोड पर ला रहा था। मनु ने उसे इशारे से थोड़ा आगे चलने के लिए कहा। दोनों कार लेफ्ट के बाद लेफ्ट लेती हुई आश्रम की बैक साइड में पहुंच चुकी थी। तभी जीप में से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी और जीप रुक गई। मनु ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। राकेश और गौरव जीप से बाहर निकले। सत्यानाश हो गया इस चीज का। भोसड़ी वाले मन्नू से पैसे लूंगा मैं इसके। अरे पैसे तो ले लेना, पर मनु सर दिखाई तो दे। कार तो कोई लड़की चला रही थी। कोई क्या, वही लौंडिया होगी जो गाती है। उसी से पूछते हैं। इधर है भोसड़ी का। दोनों मन्नू की कार तक पहुंचे तो ऐसा ही राकेश चौंक गया। बेटी चोद, ये गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट पीली है और आगे वाली सफेद। मनु भी कार से बाहर निकला। हेलो मिस, आपको मनु सर ने भेजा है? हाँ बे, मनु सर ने भेजा है मुझे। ओह फक, मनु सर? ओह हेल, राकेश भैया, आश्रम वालों ने मनु सर को हिजड़ा बना दिया। हरामी साले, बकचोदी करेगा तो यही मारूंगा। मैं मेकअप ना करता तो मुझे बाहर ना निकलने देते साले। मनु, तू तो घर्राटे काट रहा है भाई। तुझे तो भाई कहने का जी भी नहीं कर रहा। परफेक्ट लुगाई जो लग रहा है। थानेदार साहब मजे ना लो, पहले ही लगी पड़ी है। एक बात बता भाई, तूने ये मम्मू में क्या टूस रखा है? मम्मी मतलब? अबे चूतिया, छाती देख इसकी कैसे गोल गोल हो रही। हाँ सर, इसमें क्या भरा है आपने? इनफ यार, बहुत हुई बकवास, चलो यहाँ से। मनु गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगा। अरे सुन तो रागी सावंत, उधर ना थोड़ा, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, उसको ठीक करवाना पड़ेगा। पुलिस जीप है, पहले ही छुट्टी पे हूँ। कड़ी कोई पंगा पड़ गया तो? हाँ तो किसने कहा था रोहित शेट्टी बनने को? अरे देखो तो हरामजादी को कैसे मुंह चला रही है। अबे हमने देखा कि तेरी वैगन आर को 2 बुलेरो सैंडविच बनाने वाली है, एक तो तुझे बचाने आए। राकेश की बात भी पूरी नहीं हो पाई थी कि बैक साइड की पतली सी गली से एक लड़की हांफती हुई उनके पास आई। ये लड़की मीरा थी। मुझे बचा लो, मुझे ले चलो यहाँ से। गौरव ने सबसे पहले उधर देखा। वो तुरंत उसे संभालने भागा। मीरा जो सूट पहने हुई थी वो पूरी तरह फटा हुआ था। उसकी ब्रा दिखाई दे रही थी। मीरा की लेफ्ट आंख सूजी हुई थी और उसके होठ कटे हुए थे। कोई भी पहली नजर में उसे देखता तो यही कहता कि उस पर रेप अटेम्प्ट हुआ था। गौरव ने 1 मिनट से भी पहले अपनी शर्ट उतारकर उसे पहना दी। इसकी माँ का भूसड़ा, ये साले धंधा कर रहे हैं इधर। मनु तू लौंडिया को लेके निकल यहाँ से, मैं इनकी माँ चोट के आता हूँ। पागल मत बनो राकेश, अभी चलो यहाँ से। अकेले जाने से कोई काम नहीं बनेगा। कम ऑन, निकलो। राकेश दांत पीसता हुआ आया। गौरव ने मीरा को बैक सीट पर बिठाया और खुद भी वहीं बैठ गया। सुनो राकेश भाई, मेरे पैर से खून आ रहा है, तुम्हें ड्राइव करनी पड़ेगी। राकेश ने कोई जवाब न दिया। उसने सबसे पहले अपनी पुलिस जीप को जैसे तैसे एक बंद गली में घुसाया और ऊपर से त्रिपाल डाल दिया। फिर वो मनु की जगह ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार दौड़ा दी। किधर को जाना है?
मन्नू ने पीछे मुड़कर मीरा की तरफ देखा। मीरा जोर जोर से रोने लगी। सबसे पहले कहीं कपड़ों की दुकान पर ले चलो। पर मेरे थोड़े पैसे ना है। अरे यार, मेरा वॉलेट तो शॉर्ट्स में है, मुझे पेटीकोट खोलना पड़ेगा। गौरव, इससे पहले कि गौरव अपनी जेब चेक करता, मीरा ने अपनी ब्रा में हाथ डालकर एक छोटा सा पाउच निकाला और गौरव को दे दिया। उसमें 500 के 8-10 नोट थे। एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो चुका था। गौरव ने वो पाउच मन्नू की तरफ बढ़ाया और धीरे से बोला, सर, इसे संभाल के रख लो ना अंदर। अंदर बोलते ही उसने मन्नू के ब्लाउज की तरफ इशारा किया। राकेश, जो बहुत सीरियस मूड में बैठा था, उसकी हंसी निकल गई। उधर कोटा में शाम को 7:30 बजे गायत्री बड़ी मुश्किल से अपने घर से झूठ बोलकर निकली। उसने बाहर निकलते ही मुस्कान को कॉल मिलाया। हेलो मेरी जान, तू घर पहुंच गई? अबे यार, घर तो पहुंची, लेकिन नहीं पहुंचना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? तेरी लड़का देख लिया क्या? हाँ, तुझे कैसे पता? मुझे कैसे भी नहीं पता, मैं तो बस गेस कर रही थी। तुक्का फिट हो गया लगता है। अरे पर तू टेंस क्यों है? लड़के को मना कर दे। तुम तो लिबरल टाइप लोग हो ना, तुझे कौन फोर्स करेगा? यार, मना तो कर दूं, पर लड़का साला बॉम है, यूएस में रहता है, वहीं एजुकेटर है। डैडी बोले कि उसको मैं पसंद हूँ। मेरी फोटो देखकर ही खुश हो गया था साला। और तू भी उसे देखेगी ना तो कहेगी। देखेगी क्या? दिखा, जल्दी भेज फोटो। गायत्री ने एक लड़के की फोटो मुस्कान को सेंड कर दी। ये लड़का है? इम्पॉसिबल यार, ये तो किसी फिल्म का एक्टर लग रहा है। माय डियर, चेक कर ले अच्छे से, कहीं कोई फ्रॉड ना हो। ये कामिनी, सब हमारी तरह थोड़ी होते हैं यार। इसके फादर मेरे डैडी के दोस्त हैं। I mean, नोन है, अच्छे से जानते हैं। फिर तो ठीक है, दहेज वगैरह तो नहीं मांग रहा ना? अरे मांग ले तो कौन मना करे उसके लिए। यमी है यार ये। फिर तो यूएस जाकर वैसे भी लाइफ सेट, वहाँ 2 साल का कोर्स करके डॉलर्स में कोचिंग दूंगी, मजा आ जाएगा। सही है यार, जा तू, मैं तो अकेली रह जाऊंगी फिर। टेंशन क्यों लेती है? तेरे लिए एक लेटेस्ट बकरा निकाला है मैंने, अभी उसी के पास जा रही हूँ। अब कौन मिल गया तुझे? गायत्री ने मुस्कान को साजिद के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि वो अभी लैपटॉप लेकर उसके पास जा रही थी। अच्छा, फोटो भेजो इसकी भी। पर तू कुछ भूल रही है। क्या? यही कि अपनी सिटी में कोई कांड नहीं करते हम, याद है ना? ओ कम ऑन यार, ये तो मुंबई का लड़का है, यहाँ बस एक कॉन्सर्ट के लिए आया है। और वैसे भी अगर रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दी तो ये लास्ट होगा मेरा। अच्छा, अब मैं उसके रूम के बाहर हूँ, तुझे बाद में कॉल करती हूँ। गायत्री ने डोरबेल बजाई और वेट करने लगी। 30 सेकंड हो गए पर गेट नहीं खुला। उसने फिर बेल बजाई, डोर अब भी नहीं खुला। गायत्री ने हैंडल ट्राई किया, दरवाजा तो खुला हुआ था। ओह, लगता है सो के उठा ही नहीं अब तक, बिना लॉक करे सो गया। गायत्री बिना आवाज किए अंदर घुसी। वो छोटा सा रूम था, लाइट्स ऑफ थी। उसने लाइट जलाई तो देखा बेड खाली था। सेम टाइम पर बाथरूम का दरवाजा खुला था और साजिद बाल पोंछता हुआ नंगा बाहर निकला। ओह माय गॉड, ओह नो, आई एम सो सॉरी। गायत्री ने साजिद का लटकता पेंडुलम देख लिया था। वो तुरंत घूमकर खड़ी हो गई। साजिद ने तुरंत टॉवल लपेट लिया। ओह, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। आप अब देख सकते हो। नहीं, आप प्लीज पहले कपड़े पहन लो। इतना बुरा दिखता हूँ मैं? अरे नहीं, वो बात नहीं है, वो एक्चुअली। गायत्री धीरे धीरे पलटी। साजिद के 6 पैक एब्स थे, शानदार चेस्ट थी और उसके चेस्ट पर हेयर बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसे लग रहे थे। वाओ, कुछ कहा आपने? नहीं, वो कुछ नहीं, मैं ये लाई थी। गायत्री ने अपने बैग से एक पैजामा टी शर्ट निकाले। आई होप ये आपको फिट आ जाए। आपके पास कपड़े नहीं थे ना, तो मैंने सोचा।
यार वेरी हेल्पफुल ऑफ यू। मैं कैसे इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? हम राजस्थानी लोग हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। साजिद बिना किसी फिक्र के गायत्री के सामने ही कपड़े पहनने लगा। गायत्री को फिर से एक बार साजिद का पेंडुलम दिख गया। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। आप रुको, मैं देखती हूँ। हाँ, वो डिनर ऑर्डर किया था, वही होगा। मुझे पता था आप आने वाली हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए भी ऑर्डर कर दिया था। गायत्री ने 2 मिनट के अंदर ही सारा खाना टेबल पर लगा दिया। मैं हाथ धो लेती हूँ। जब तक गायत्री वापस आती, साजिद दोनों के लिए दाल, पनीर और आलू की सूखी सब्जी प्लेट में सर्व कर चुका था। ओह, सब वेजी फूड, नॉन वेज नहीं? आपको नॉन वेज पसंद है? ऐसा कंपल्सरी नहीं, बट मुझे लगा आप नो, नॉट एट ऑल। मैं ईद के अलावा नॉन वेज नहीं खाता। आई एम ऑलमोस्ट प्योर वेजिटेरियन। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाकर गायत्री वॉशरूम गई और जैसे ही बाहर आई तो साजिद से टकरा गई। साजिद कुछ न बोला। मोमेंट थोड़ा स्लो हो गया। गायत्री ने आंखें बंद कर ली और साजिद ने उसे बाहों में भर लिया। गायत्री उसको धक्का देकर बेड पर कूद गई। जल्दी से हाथ धो कर आओ ना। साजिद मुस्कुराता हुआ हाथ धोने गया और गायत्री ने सेम टाइम पर अपने पर्स में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। साढ़े 8 बज रहे थे जब साजिद हाथ धोकर वापस बेड पर आया ही था कि गायत्री ने उस पर हमला कर दिया। अरे वेट वेट। अब और वेट नहीं होता डार्लिंग, करो कुछ। साजिद ने तपती गायत्री को वहीं रोक दिया। प्लीज, इतना इम्पेशेंट होना अच्छा नहीं। स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ते हैं। जल्दी क्या है? गायत्री ऐसे शांत हुई जैसे बियर का झाग बैठ गया हो। क्या लड़के हो यार तुम। और कोई होता तो जल्दी कर रहा होता कि अब मैं अलाउ करूं और वो शुरू हो जाए, लेकिन तुम। I am sorry to disappoint you, baby, but I am not that kind of a man. I like slow and steady and intense. गायत्री चुप हो गई। वो कैसे बताती कि साजिद को प्रवोक करने के चक्कर में वो खुद हीट पर आ चुकी थी। इनफैक्ट गायत्री ने जब साजिद को नहा के बाथरूम से निकलते देखा था तो तभी एक्साइटेड हो चुकी थी। क्या करती हो तुम? हाँ, क्या? कहाँ खो गई? मैंने पूछा क्या करती हो तुम? What do you do for a living? मैं प्रोफेसर हूँ। बच्चों का फ्यूचर खराब करती हूँ। और हम म्यूजिशियन यूं ही बदनाम है कि हम बच्चों को पढ़ाई से भटका देते हैं। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? इतना बता रहा हूँ मैं। वैसे तुम घर से लैपटॉप लाई हो ना? हाँ, सॉरी, वो तो दिमाग से निकल ही गया। ऑफ कोर्स, दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ जो आ चुका है। What? Nothing. Can I use your laptop, please? तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। साजिद लैपटॉप ओपन करके उसमें 10 मिनट तक कुछ करता रहा। गायत्री का ध्यान बार बार उसके पर्स पर लगे कैमरे की तरफ जा रहा था। उसको लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा आदमी मिला था जिसे सेक्स करने की कोई जल्दी नहीं थी। 10 मिनट बाद साजिद अचानक बोला, गायत्री, will you excuse me for 5 minutes? मुझे बाहर जाना है। ओके, इनफैक्ट मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर जाना होगा। नो, यू स्टे। मैं बस 5 मिनट में आया। नहीं, सीरियसली, मेरे डैडी ने। ओह, जस्ट 5 मिनट्स लो। आई एम कमिंग। एंड यस, एक 500 रुपए का लोन दो ना, आई रिटर्न। यस, ऑफ कोर्स, श्योर, ये लो। साजिद तुरंत होटल रूम से बाहर निकल गया। गायत्री भी तुरंत उठी और उसने सबसे पहले अपने पर्स का कैमरा ऑफ किया। पता नहीं, साला गे तो नहीं है या मैं ही कुछ ज्यादा मोटी हो गई हूँ। गायत्री से वेट करना मुश्किल हो रहा था। उसने मुस्कान को कॉल मिला दिया। घंटी जाती रही पर मुस्कान ने फोन नहीं उठाया।
अचानक दरवाजा खुला। साजिद ने जल्दी से अंदर आते ही दरवाजा बंद किया, फिर लाइट बंद की और तुरंत गायत्री के ऊपर लपक पड़ा। अरे अचानक दोनों किस करने लगे। साजिद ने अपने ट्राउजर की जेब से एक चॉकलेट निकाली और फिर दूसरी जेब से चॉकलेट कॉन्डम निकाला और बेडसाइड पर रख दिया। इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने गया था। साजिद ने चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में दबाया और गायत्री की तरफ मुंह लेकर गया। गायत्री ने चॉकलेट के साथ साथ साजिद के होंठ भी दांत से पकड़ लिए। लिप्स ज्यादा डिलीशियस है। साजिद ने गायत्री के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कमरे में थोड़ी सी रोशनी बाहर खिड़की से आ रही थी। गायत्री अचानक रुकी और बोली, रुको ना, होंठ फट रहे हैं, लिप ग्लॉस लगाने दो। गायत्री प्ला में आ चुकी थी। उसने झट से अपना पर्स खोला और लिप ग्लॉस निकालने के साथ साथ कैमरा भी ऑन कर दिया। उसने जैसे ही साजिद को हाथ लगाया तो देखा वो पूरी तरह कपड़े उतार चुका था। साजिद ने झट से कॉन्डम पहन लिया। गायत्री ने उसे अपने ऊपर आने दिया। दोनों अगले 20 मिनट तक लगे रहे। इसके बाद ऐसे निडाल होकर गिरे और तुरंत ही सो गए। रात 9 बजे मन्नू और राकेश आगे बैठे जाग रहे थे और गौरव के साथ मीरा उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। गौरव भी नींद में था। मन्नू अब पैंट शर्ट पहने था। उसका मेकअप हट चुका था और मीरा भी अब एक टॉप और लूज जींस में कंफर्टेबल होकर सो रही थी। मन्नू की निगाह बार बार गौरव पर चली जाती थी, लेकिन अब तक एक बार भी गौरव ने मीरा के साथ बैठकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। वो दोनों भाई बहन या बहुत पुराने दोस्त की तरह कंफर्टेबल होकर सो रहे थे। राकेश भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी मैकेनिक को पकड़ के गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए। तो पागल है क्या? हाँ? आराम से, पीछे 2 बच्चे सो रहे हैं। तू पागल तो नहीं हो गया? साले अभी तू आधे घंटे पहले बोला कि दिल्ली जाना है। वही सोच रहा था, दिल्ली जाने से बात नहीं बनेगी। मैं शिवानी को 10 कॉल कर चुका हूँ, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। कुछ तो टेंशन है उधर। चाहता क्या है अब? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गाड़ी ठीक करवाओ और गौरव को लेकर दिल्ली निकलो। तुम दोनों फैमिली वाले बंदे हो यार, घर में जवाब देना है। मैं और मेरा यूं भी आवारा है, इसको घर छोड़कर मैं बिहार निकल जाऊंगा। अबे चूती है, तेरी एक टांग टूटी है और तुझे हॉकी का प्लेयर बनने का है। साला गाड़ी कैसे चलाएगा? करूंगा मैनेज। मैं भी ड्राइविंग जानती हूँ, मैं चला सकती हूँ। अरे तुम जाग रही हो? तो क्या, वो तो गौरव बाबू को सुलाने के लिए मैंने भी आंखें बंद कर ली। गौरव बाबू। और क्या, देखो ना कितना मासूम सा बच्चा बना हुआ है, कैसे सो रहा है बाबू की तरह। मन्नू मुस्कुरा दिया। तो राकेश भाई, मेरी टांग को लेकर जो तुम्हारी चिंता है वो तो गई। यूं भी तुम्हारी पुलिस जीप है, उसे आश्रम के पीछे इतनी रात को छोड़ना ठीक नहीं। किसी की पहचान में आ गई तो बहुत पंगा हो जाएगा। भूतड़ी के पहचान गई तेल लेने, तुझे नहीं छोरी को थाने लेकर जाना चाहिए। हाँ तो वैसे भी वो हरामी बापू जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। राकेश भैया, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, पर प्लीज आप भी समझो, मैं अभी कोई नई टेंशन नहीं लेना चाहती। मेरे पापा अपने से भी ज्यादा भरोसे बापू श्री पर करते हैं। मुझे पहले उनको सब कुछ बताना होगा। तो उसके लिए मोबाइल फोन बनाया ना चोरी, या तू अपने बाप से कान में फूंक मार कर बात करे से? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश भाई, बात मानो, तुम्हारी गाड़ी वहाँ रहनी ठीक नहीं है। राकेश ने गुस्से में तुरंत ब्रेक मारे और कार यू टर्न करके दूसरी सड़क पर ले ली। गौरव की नींद खुल गई। टायर पंचर हो गया क्या? मुंह बंद करके सो ले चुपचाप, ना तो करूं मैं तेरा टायर पंचर। मन्नू कुछ ना बोला। वो जानता था कि राकेश अभी गुस्से में था, पर मीरा राकेश का गुस्सा नहीं जानती थी। क्या राकेश भैया, आप हमारे छोटे बाबू को क्यों डांट रहे हो? बेचारे की नींद खुल गई। वाह, ये छोटा बाबू, मैं बड़ा भैया, और ये मन्नू क्या लगता है तेरा? ये मंजला भैया? नहीं नहीं, ये भाई नहीं है मेरे। ये सही है,
हमें तो हर लड़की भाई बनाती है। हर लड़की तो नहीं, गायत्री आंटी ने तो आपको और ही कुछ समझ लिया था। राकेश मन्नू को घूरने लगा। गौरव ने बताया था इसके पेट में कैसे चुभती। जब इतना बताया है तो ये भी बताया होगा ना कि मुझे तेरे से 5 लाख चाहिए तुमने। उसकी नौबत नहीं आएगी, उसको तुम्हारा मांगने तो दो। देखो, अगर मेरे घर बात पहुंची तो ठीक ना होगा। मन्नू ने इशारे से राकेश को चुप करवा दिया। गौरव मुंह भींचकर हंसने लगा। दोनों 10 बजे वापस आश्रम के पास पहुंचे। अब मन्नू भी पीछे की सीट पर ही बैठा हुआ था और राकेश के साथ आगे की सीट पर एक मैकेनिक बैठा था। तुम तीनों यहीं ठहरो, गाड़ी में मैं जाता हूँ। चल रहे। मीरा अब की बार मन्नू के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। गौरव खिड़की से बाहर देख रहा था। सर जी, मैं क्या कहता हूँ, अगर ये क्रूर सिंह चला जाए तो क्या हम किसी ढाबे या रेस्टोरेंट पे रुक सकते हैं? क्रूर सिंह अपना राकेश, अबे मुंह का ही करवाया वो, बाकी दिल का नेक है। अरे काहे का नेक सर जी, जब देखो तो एटीट्यूड दिखाता रहता है। उसी एटीट्यूड वाले के साथ तू दिल्ली वापस जा रहा है। नहीं नहीं सर जी, ऐसा मत करो, ये जुल्म मत करो, मुझे अपने साथ ही रखो प्लीज। बात समझ, तू घर से ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता। अरे मैं रह लूंगा सर जी, इनसे पूछो कि इनका घर कहाँ पे है, जाना कहाँ है, पहले ये तो पता चले, फिर क्या पता दिल्ली से ही रूट हो। मैं जानता हूँ शिमला के पास है इसका गाँव, मैं शिमला तक छोड़ दूंगा, वहाँ से खुद चली जाएगी और मैं वहीं से कोई फ्लाइट ले लूंगा जो वाया दिल्ली मुझे पटना पहुँचा दे। हाँ तो शिमला भी तो आप वाया दिल्ली ही जाओगे ना? नहीं, वाया हापुड़ जाऊंगा, हापुड़ से सीधा रूट। जब तक मन्नू बात पूरा करता तब तक राकेश जीप लेकर आ गया। मन्नू, इस छोरे को 500 रुपए दे दियो जरा। साथी 2000 बनते हैं, ऐसा जुल्म ना करो। समझा वही तो 2000 दूं तुझे मैं, पहले 500 वरना ये भी धर लूंगा और अंदर कर दूंगा अलग। मन्नू ने उसको 500 रुपए दिए और गौरव को इशारा किया। सर जी, मुझे अपने साथ ही रखो, मानो बात, मैं आपके बहुत काम आऊंगा, मुझे इस क्रूर सिंह के साथ मत भेजो। मन्नू सोच में पड़ गया। अरे क्या हो गया, गाड़ी का दरवाजा अटक गया के? मन्नू दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। गौरव साथ ही रहना चाहता है, तो मैं एक काम करूं, अभी दिल्ली निकलो। मैं ना चाहूंगा ऐसे, मुझे 5 लाख दे पहले। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं गायत्री को बिल्कुल फिट कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। भोसड़ी का तूने मुझे भेजा था उसे फिट करने के लिए, उल्टे मैं फिट होके आ गया। मुझे ना पता उसका सोखा समाधान कर, क्योंकि जो मेरे थाने में पता चली ना तो मैं सस्पेंड होऊंगा, लेकिन मेरी लुगाई ने जान ली ना तो यूं समझ मेरा इनकाउंटर पक्का है। वो क्यों? मेरा ससुर हरियाणा पुलिस में ASP है, उसको दामाद मारने में बड़ा मजा आता है। तुम टेंशन मत लो, कोई किसी को नहीं मारेगा, मैं गायत्री को सेट कर दूंगा, वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगी। राकेश ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मीरा को बाय करने लगा। मीरा भी नींद भरी आंखों से स्माइल करती हाथ हिलाने लगी। गौरव ने भी हाथ जोड़कर उसे दफा कर दिया। मन्नू वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गौरव भी उसके साथ ही आगे बैठ गया। रात के 2 बजे गायत्री की नींद खुली। हल्की सी रोशनी में उसने सबसे पहले अपने कपड़े ढूंढे। पूरे बेड पर हाथ पकड़ने के बाद भी उसे ना अपने कपड़े मिले और ना वहाँ साजिद मिला। गायत्री एक बार को चौंक गई। फिर उसने देखा कि बाथरूम की लाइट्स जल रही थी। उसकी जान में जान आई। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वो चद्दर लपेटकर बाथरूम की तरफ गई। रात के 2 बजे गायत्री की नींद खुली। वो यहाँ वहाँ अपने कपड़े ढूंढ रही थी पर उसे मिल नहीं रहे थे। बेड पर साजिद भी नहीं था। उसे बाथरूम की लाइट्स ऑन दिखी। उसे लगा साजिद बाथरूम में था। वो नींद में ही बड़बड़ाई, साजिद कितनी देर में आओगे? गायत्री को हल्की हल्की ठंड लग रही थी। फिर उसे अचानक याद आया कि उसने कैमरा ऑन तो किया था पर बंद करना भूल गई थी। वो बेड साइड पर हाथ मारकर अपना बैग ढूंढने लगी। अचानक उसके मन में आया कि ये साजिद एक्सेप्शनल केस था, इसको छोड़ देना चाहिए। वो वापस सोने लगी। 3 बजे तक उसे भयंकर ठंड लगने लगी थी।
उसको सुसु भी आ रही थी। वो बेमन से उठी और अपने कपड़े ढूंढने लगी। जब बेड पर उसे अपना अंडरवेयर भी नहीं मिला तो वो यूं ही कांपती हुई वॉशरूम जाने लगी। कितनी देर लगाओगे यार, मुझे वॉशरूम जाना है, बाहर आओ। गायत्री ने देखा कि वॉशरूम का डोर खुला हुआ था। वो स्माइल करती हुई अंदर घुसी। अंदर कोई नहीं था। उसने सबसे पहले सुसु की, फिर बाहर आई तो स्विच बोर्ड ढूंढने लगी। सारे बटन्स ऑन करने के बाद भी रूम की लाइट्स नहीं जली। एक बालकनी में बल्ब लगा हुआ था, वो जरूर जल गया। गायत्री बिल्कुल नंगी थी। वो पर्दा हटाती तो बाहर से अंदर दिख सकता था। फिर भी उसने रिस्क लेकर थोड़े से कर्टेन्स साइड किए तो रूम में थोड़ी बहुत रोशनी हो गई। पूरा रूम अच्छे से देखने के बाद भी उसे ना अपने कपड़े मिले, ना ही उसे अपना पर्स मिला और ना ही वहाँ उसका मोबाइल था। ये क्या बकचोदी है यार? What the hell is happening? उसके कपड़े और पर्स, लैपटॉप, मोबाइल के साथ साथ रूम की एलईडी और मर्करी लाइट्स भी गायब थी। गायत्री ऐसी इंटरनेशनल हालत में रूम से बाहर जा नहीं सकती थी। अंदर से टेलीफोन भी गायब था। इसका मतलब वो किसी को बुला भी नहीं सकती थी। साजिद इतना कमीना था कि गायत्री का चश्मा भी ले गया था। वो बेचारी कुछ देर तक बेड पर बैठी सुबकती रही। 10 मिनट बाद उसने दिमाग लगाना शुरू किया। उसने सबसे पहले तो सारे कर्टन साइड किए। जिस भैंस चोर को नंगा देखना है देख ले, बना ले वीडियो। इसकी माँ का बास्टर्ड मुझे चीट करके गया। मुझे कौन करके गया? मदर चोद। कर्टन हटाने के बाद रूम में ऑलमोस्ट सब कुछ दिख रहा था। उसने सारी कैबिनेट्स चेक की, वो खाली थी। फिर उसने बेड का बॉक्स ओपन करके देखा। वहाँ उसे एक पुराना टेलीफोन पड़ा मिला। उसने होटल की लाइन से उसे कनेक्ट किया और चेक करने लगी। यस। अब उसने मुस्कान का नंबर याद करने की कोशिश की। यार, एक तो इस स्मार्टफोन के चक्कर में कोई नंबर याद नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से उसे 10 डिजिट्स याद आए। पर अब एक और मुसीबत थी। इस पुराने टेलीफोन में नंबर 8 काम नहीं कर रहा था और मुस्कान के मोबाइल नंबर में 2 बार 8 दबाने की जरूरत थी। गायत्री बेचारी बार बार हार्ट प्रेस करके कोशिश करने लगी। अरे बहन चोद, चल जा यार, इसकी माँ का। बहुत कोशिश के बाद भी 8 नंबर नहीं दबा तो गायत्री ने नंबर 9 दबाकर रिसेप्शन पर कॉल कर दिया। 3 बार लगातार कॉल करने पर फोन पिक हुआ। हेलो, रूम सर्विस, हाउ मे आई हेल्प यू? I want to dial a number, but this telephone is not working properly. कैन यू प्लीज टेल मी द नंबर, मैम? गायत्री ने मुस्कान का नंबर बताया। रिसेप्शनिस्ट ने लाइन होल्ड पर कर दी। फिर 30 सेकेंड बाद बोला, मैम आपके कॉन्टेक्ट फोन पिक नहीं कर रहे हैं, मे बी लेट आवर्स की वजह से। Dial again. It's an emergency. ओके मैम, राइट वे। By the way, what's the time? मैम इट्स 3:10 AM। रिसेप्शनिस्ट हर बार कॉल मिलाकर फिर पूछता कि मैम सामने से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, क्या दोबारा कॉल मिलानी है? और गायत्री हर बार हाँ कहती। फाइनली 3:30 पर गायत्री और मुस्कान की लाइन कनेक्ट हुई। क्या हुआ तुझे? He fucked me, यार. That bastard fucked me completely. गायत्री की ऐसी टोन सुनकर मुस्कान की नींद उड़ गई। क्या हुआ तुझे? कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तू जहाँ भी है जल्दी कोटा, इमरजेंसी है। होटल खजांची। ठीक है, मैं ग्वालियर हूँ, निकलती हूँ। बस, ट्रक, कार, ट्रेन, जो मिले निकल जल्दी यार। और अगर कुछ पैसे मिले तो वो भी लेकर आना। ऐसा क्या हुआ यार, कुछ तो बता। नंगी पड़ी हूँ होटल रूम में। मेरी ब्रा और पैंटी तक ले गया भैंचोद। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है तुझे कन्विंस करने के लिए? मुस्कान ने कुछ नहीं कहा। वो तुरंत अपने एनजीओ के हॉस्टल से निकल गई। इधर गायत्री बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी। शायद लड़के ने खाने में या चॉकलेट में कुछ मिलाया था, वरना इतना सारा सामान लेकर कोई उसके रूम से चला जाता और उसे पता भी नहीं चलता। ये इम्पॉसिबल था। उसने फिर रिसेप्शन पर कॉल किया। मिस्टर रिसेप्शनिस्ट, क्या आप चेक कर सकते हो कि इस रूम का एक गेस्ट मिस्टर साजिद इस रूम से कब गया था, कितने बजे गया था और
और उसके हाथ में कितना सामान था? ऑफ कोर्स मैम, गिव मी 5 मिनट्स, मैं अभी आपको रिटर्न कॉल करता हूँ। एंड इन द मीन टाइम आपको कुछ चाहिए मैम? नहीं, कुछ नहीं। मैम ऑन द हाउस आप कुछ भी स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। ओके, 1 लार्ज कॉफी विद क्रीम, साथ में कुछ फ्राइज। राइट अवे मैम। और सुनो, वेटर से कहना कि रूम डोर ओपन होगा, टेबल पर ट्रे रखे और चला जाए। ओके मैम। गायत्री ने दरवाजा खोल दिया और खुद वॉशरूम में जाकर कमोड पर बैठ गई। उसकी आंखों से फिर आंसू आने लगे। क्यों उसने किसी पर इतना भरोसा किया? ये मर्द साले सारे के सारे कुत्ते होते हैं, कमीने, हरामजादे। रूम की बेल बजी और दरवाजा खुला। गायत्री ध्यान से सुनने लगी। वेटर ने टेबल पर ट्रे रखी, उसके बाद कुछ देर पॉज लिया। मैं वॉशरूम में हूँ, आप ट्रे रख के चले जाओ। जब दरवाजा बंद होने की आवाज क्लियर आ गई, तब गायत्री अलर्ट मोड में बाथरूम से बाहर निकली। उसे डर था कि कहीं वेटर किसी लालच में वहीं छुपकर न बैठा हो, पर रूम पूरी तरह खाली था। टेबल पर ट्रे में फिंगर चिप्स, कॉफी और एक क्लब सैंडविच भी रखा हुआ था। गायत्री ये देखकर शॉक्ड हो गई कि बेड पर 2 फुल साइज टॉवल्स रखे थे और साथ में कार्ड रखा था। गायत्री ने टॉवल लपेटा और कार्ड रीड किया। एक्सट्रीमली सॉरी मैम फॉर लिसनिंग योर कॉन्वर्सेशंस। रिसेप्शन से जब भी लाइन कनेक्ट होती है उसे मॉनिटर करने का प्रोटोकॉल है हमारा। आपके रूम में जो गेस्ट था वो 1 o'clock के अराउंड गया था। सीसीटीवी में उसकी फुटेज है, बट उसके हाथ में कोई सूटकेस या कोई ब्रीफकेस नहीं था। अभी मैं आपके लिए टॉवल्स भिजवा रहा हूँ। अगर आप बिना हेजिटेशन के बताएं कि आप किस तरह की ड्रेस पहनते हैं तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। All this is from my side, ma'am. All things are complimentary for you today. गायत्री ने 1-2 बार फिर ये मैसेज पढ़ा और धीरे से बोली, सब तो कुत्ते नहीं होते, बस साले ज्यादातर होते हैं। गायत्री रिसेप्शनिस्ट से ड्रेस या कुछ भी मंगवाने के फेवर में नहीं थी। वो चुपचाप बैठकर कॉफी पीने लगी और फ्राइज खाते खाते मुस्कान का वेट करने लगी। लगातार ड्राइव करते हुए मनु सुबह 5 बजे तक कीरतपुर साहिब पहुंच चुका था। यहाँ वो थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता था। मीरा ने बीच में 50 किलोमीटर कार ड्राइव की थी। वो तो और चलाना चाहती थी, पर मनु ने उसे साफ झपकी लेते हुए देखा था। उसके पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई थी। वो नया एक्सीडेंट झेलने की पोजीशन में नहीं था। यहाँ थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, किसी को फ्रेश होना हो तो। गौरव सुन रहा है ना? फ्रेश होना हो तो, चाय पीनी हो या सोना हो, 30 मिनट का ब्रेक है। जिसको जो करना है कर लो। आप क्या करोगे? देखता हूँ, कुछ तो करूँगा। अभी आप फ्रेश हो आओ, जाओ। गौरव और मीरा दोनों कार से निकलकर अच्छे बड़े ढाबे के वॉशरूम की तरफ चल दिए। उनके जाते ही मनु ने एक बार न्यूज़पेपर सर्च किया। वो देखना चाहता था कि मथुरा की न्यूज यहाँ तो नहीं आ रही। वैसे भी वहाँ एक्सीडेंट तो हुआ ही था, कुछ नहीं तो उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट करने का हक बनता था। बाकी मीरा बाबूश्री के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, ये भी इस बात से पता चल सकता था कि आश्रम से किस किस पॉइंट पर केस रजिस्टर किया गया है या नहीं। मन्नू ने देखा कि गौरव उसका शीशा बजा रहा था। सर जी, मीरा कह रही है कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ, घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो डे टाइम है ना, वो मैनेज कर लेगी। ये बात तू कह रहा है या मीरा? अरे सर जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीरा कह रही है। अच्छा, तो फिर मुझे तेरी आवाज क्यों आ रही है? क्या सर जी, आप भी ना, अब घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो डे टाइम है ना, वो मैनेज कर लेगी। ये बात तू कह रहा है या मीरा? अरे सर जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीरा कह रही है। अच्छा, तो फिर मुझे तेरी आवाज क्यों आ रही है? क्या सर जी, आप भी ना, अरे वो आपसे कहने में शर्मा रही होगी। आप क्यों लोड लेते हो? आपको तो जल्दी से जल्दी मुजफ्फरपुर पहुंचना है ना? पहुंचना तो है, तेरे साथ पहुंचना है। हाँ, तो चलते ना अपन साथ में। दीदी अपना ध्यान खुद रख लेंगी, वो कह ही रही थी। तू सच सच बता, मन में क्या बात चल रही है? तू जाना क्यों नहीं चाहता? सर जी, सच्ची बताऊं तो ये घूमे घूमे रास्ते से निकलना मुझे बहुत ही खराब लगता है। ये जलेबी जैसे रास्ते होते हैं ना, मुझे इनको देख के उल्टी आने लगती है।
देख बच्चे, एक बात और सीख मुझसे, मन हो तो रिकॉर्ड कर लियो। जब किसी का साथ देने की बात करो ना, स्पेसिफिकली लड़की, तो तब तक साथ चलो जब तक कि वो थक ना जाए। उसके बाद भी कुछ कदम और चलो। पर सर, आपने भी तो शिवानी भाभी का जीवन भर साथ देने का प्रॉमिस किया था ना। मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस कार स्टार्ट की। फिर मीरा को लेकर आ, उसको बोल हम घर के बाहर छोड़ते ही चले जाएंगे। अरे सर जी, जब भी मेट वाली फीलिंग आ रही है। मन्नू भी मुस्कुरा दिया और तीनों फिर से आगे के रास्ते पर निकल पड़े। मीरा अंदर ही अंदर इस गांव का कल्चर जानती थी, इसलिए वो दो लड़कों के साथ गांव नहीं पहुंचना चाहती थी। सुबह 8 बजे गायत्री की नींद खुली। गेट पर कोई आया था। गायत्री ने आई होल से देखा कि मुस्कान आ चुकी थी। उसने बड़ा वाला टॉवल लपेट लिया और गेट खोला। गायत्री ने इतनी जोर से मुस्कान को गले लगाया कि मुस्कान के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट मोमेंट ही उसका टॉवल खुल गया। Oops, sorry. मुस्कान ने टॉवल पकड़ने ही नहीं दिया और बिना कपड़ों की गायत्री को और कस के गले लगा लिया। लड़के लड़कियों की चाहत और उनकी जरूरत नहीं समझ सकते। तू वो छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। क्या लाई है? कपड़े लाई होगी, और क्या? मुस्कान ने अपने बैग से कपड़े तो निकाले ही, साथ साथ एक न्यूज़पेपर भी निकाला। पेपर कोटा के लोकल था। उसमें फ्रंट पेज पर बॉटम में एक छोटी सी खबर थी कि स्टेज आर्टिस्ट साजिद के साथ हुई ट्रेन में लूट। पर्स, मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े सब लूट लिए गए। गायत्री ने साजिद की फोटो देखी। ये वो साजिद नहीं है यार, जो मेरी मार कर गया है।